खुशामदीद। शाम के 5 बज चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आप सभी का 5 के पंच में। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सूरत हाल पर हमारी नजर तो रहेगी, लेकिन साथ साथ आज के प्रोग्राम में हम दारुल हुकूमत नई दिल्ली के अंदर होने वाली सियासी हलचल पर भी गुफ्तगू करेंगे। पूरे मुल्क के अंदर आम इंतखाबात पुरअमन तरीके से जिनका इनेकाद हुआ है, उसके बाद नताइज का भी ऐलान हो चुका है। हुकूमत साजी के लिए कोशिशें मुसलसल जारी हैं और आगाज उन कोशिशों का भी हो चुका है। थोड़ी देर में उस तरफ भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले आज के फॉर्मेट के मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे। जो 5 बड़ी खबरें वो आपके सामने फॉर्मेट के मुताबिक रखनी है और टॉप 5 में वो खबरें रहती हैं जो सुबह से आप न सिर्फ सबसे ज्यादा देखते हैं बल्कि तज्जिया और तबसरा भी आपकी जानिब से होता है। तो टॉप 5 में सबसे पहली खबर आपके सामने रखते चले नई दिल्ली से, जहां पर हुकूमत साजी के लिए कोशिशें जारी है। हुकूमत की तश्कील के सिलसिले में बीजेपी की क़यादत वाली एनडीए यानी कौमी जमहूरी इत्तेहाद, जिसकी दारुल हुकूमत दिल्ली में इस वक्त मीटिंग चल रही है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार, इसके अलावा तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीएस के सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू, जिन पर बहुत सारी चीजें इन्हिसार कर रही हैं, मीटिंग में इस वक्त मौजूद है। जीतन राम मांझी मौजूद हैं, वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह मौजूद हैं। इसके साथ साथ शिवसेना के सरबराह एकनाथ शिंदे भी इस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की लोकसभा 2024 के नताइज के ऐलान के एक दिन बाद होने वाली इस मीटिंग को काफी अहम माना जा रहा है। यहां से चीजें तय हो जाएंगी और खबर यह है कि आज ही हुकूमत बनाने का दावा भी पेश कर दिया जाएगा, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले पूरी काबीना के साथ वज़ीर आज़म राष्ट्रपति या सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात हुए और मुलाकात के दौरान उन्होंने इस्तीफा भी सौंप दिया है। और इस तरीके से जो दूसरी तस्वीर आप देखेंगे जहां पर उन्होंने इस्तीफा दिया और इस इस्तीफे के साथ ही यानी जो एक कवायद व ज़वाबित वज़े होते हैं उसके मुताबिक चीजें होती हैं और इसके बाद नई हुकूमत बनाने के लिए भी साथ साथ जो है वो दावत दे दी गई है सदर हिंद की जानिब से। साथ साथ नायब सदर से भी मुलाकात हुई है। थोड़ी देर में जो डेवलपमेंट्स होंगी उस पर हम चलेंगे। दूसरी खबर टॉप 5 में जम्मू कश्मीर से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा एक तकरीब में शिरकत कर रहे थे और तबाहशुदा माहौलियाती निज़ाम की बहाली के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया के मुताबिक वो पुरअज़्म है और माहौलियाती निज़ाम के जिसको जवाल आज के वक्त में है, इसको दूर करने के लिए इज्तिमाई काविशें जारी हैं ताकि रोजी रोटी और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ दिया जा सके और मौसम शदीद सूरत हाल को रोका जा सके। आज पूरे दिन जो है तक़रीबात होती रहीं और भारत के बाकी हिस्सों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर तक़रीब का एहतमाम किया गया। तीसरी खबर टॉप 5 में आपके सामने मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाइयां चल रही हैं और अपनी कोशिशों को जारी रखते हुए जिला पुलिस किश्तवाड़ ने कस्बे में एक बदनामे ज़माना मंशियात फरोश को न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि साथ साथ गिरफ्तारी के अलावा पब्लिक सेफ्टी एक्ट भी लगा दिया। और पुलिस बयान के मुताबिक हिरासत में ली गई खातून की शनाख्त महफूजा बेगम जोजा रमीज राजा साकिने सरकूट किश्तवाड़ के तौर पर हुई और एसएसपी किश्तवाड़ ने इंकिशाफ किया कि गिरफ्तारी इलाके में मंशियात के बेदरी के इस्तेमाल से निपटने के लिए कसीर अल जहती हिकमत अमली का एक हिस्सा है। तो मुख्तलिफ हिस्सों में जो मंशियात फरोश है, खवातीन भी उसमें लिप्त है या फंस रही हैं। इस तरह की सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है। आज गिरफ्तारी हुई है। चौथी खबर टॉप 5 में आपके सामने सयाहती मकाम गुलमर्ग से, जहां पर एक पहाड़ी सिलसिले में एक खूबसूरत जो मजहबी मकाम था, सयाह बड़ी तादाद में जाते थे और अलल सुबह इस मंदिर में आग लगने से काफी ज्यादा नुकसान की इतलात मौसूल हुई है। रानी मंदिर कहलाए जाने वाले या शिव मंदिर में जहां आज अलल सुबह आग लगने की जो है वो तस्दीक की गई इंतजामिया की जानिब से और पुलिस या मकामी लोगों की मदद से आग तो बुझाई गई, लेकिन मंदिर को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा, बल्कि वो कहा जाए खाकस्तर हुआ। फौरी तौर पर इतलात हम तक तो नहीं पहुंची कि आग कैसे लगी, लेकिन सयाहों के दरमियान ये काफी मकबूल था और इस बार काफी ज्यादा शूटिंग भी इस पूरे एरिया के अंदर चल रही थी और मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले लोग भी बड़ी तादाद में फिल्म स्टार्स को देखने पहुंच रहे थे। तो ये तवज्जो का मरकज बनने वाला मंदिर आज खाकस्तर हो गया है। पांचवी खबर टॉप 5 में आपके सामने रखेंगे मक्कतुल मुकरमा से, जहां इंतजामिया ने हज सीजन के दौरान गर्मी की शिद्दत के पेश नजर आजमीन को हिदायत जारी कर दी है और एशियाई ममालिक की तरफ से जो अरब ममालिक में गर्मी की लपेट में इस वक्त है, जहां सऊदी अरब में हज सीजन के दौरान शदीद गर्मी पड़ रही है। डायरेक्टर जनरल हज पाकिस्तान मिशन अब्दुल वहाब के साथ साथ जिन्होंने पहले राब्ता किया सऊदी अरब और सऊदी अरब में जो आजमीन के लिए इकदाम थे, फिर भारत की जानिब से भी एक कम्युनिकेशन होती है, फिर बांग्लादेश और नेपाल की तरफ से भी जो आजमीन गए थे उनके लिए आज के वक्त में कैसे इंतजाम किए गए हैं। कुल मिलाकर 6000 बसेस लगा दी गई हैं। इन बसेस के लगाने का या वहां पर ठहराने का मकसद कि आजमीन को तमाम तर बेहतर और बुनियादी सहूलियात मिल सके। ये वो 5 बड़ी खबरें थी जो सुबह से सबसे ज्यादा और पढ़ी या देखी जा रही थी मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, टेलीविजन स्क्रीन पर आप हमारे साथ रहते हैं। शुरुआत अब जरा दारुल हुकूमत दिल्ली चलते हैं
और बड़ी खबर सबसे पहले दारुल हुकूमत दिल्ली के अंदर सबकी नजरें इसलिए हैं क्योंकि हुकूमत साजी के लिए कोशिशें तेज हो गई हैं। आज ही हुकूमत बनाने का नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस दावा पेश कर सकते हैं क्योंकि 8 जून को हल्फ बर्दारी की तकरीब भी मुतवक्के हो और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जिसकी सरबराही बीजेपी कर रही है, वज़ीर आज़म की क़यादत में इस वक्त दिल्ली के अंदर मीटिंग चल रही है और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जिन पर सबसे ज्यादा नजरें हैं, जो इस बार हुकूमत बनाने में या न बनाने में कलीदी रोल अदा कर सकते थे और उनकी तरफ से पूरी सपोर्ट या पूरी हिमायत का ऐलान बीजेपी के लिए कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि तीसरी बार वज़ीर आज़म मोदी 8 जून को लगातार 1962 के बाद ये ऐसी तारीख होगी दिल्ली के अंदर हुकूमत में कोई एक बड़ी पार्टी या एक बड़ा इत्तेहाद तीसरी बार आएगा। तकरीबन 1.5 घंटे के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। इस पर भी लगातार हमारी नजर रहेगी क्योंकि हुकूमत बनाने का दावा आज ही पेश किया जाएगा। इधर पूरी कैबिनेट के साथ प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आज राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान भी अब से तकरीबन 1 से 1.5 घंटे पहले जो पेशरफ्त हुई है, दिल्ली के अंदर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स मुसलसल हो रही थी, उन्होंने इस्तीफा भी पेश कर दिया है। तो इस हवाले से भी हम आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन साथ साथ ये भी आपको बताते चलें कि दिल्ली के अंदर होने वाली इन डेवलपमेंट्स पर इसलिए भी नजर थी क्योंकि इंडिया अलायंस की भी मीटिंग अब से कुछ देर बाद शुरू होगी और इंडिया अलायंस जब ये मीटिंग करेगा तो बहुत सारी चीजें वहां से भी साफ होगी कि हिकमत अमली क्या है। अपोजिशन में बैठने का फैसला तो लिया गया है लेकिन चीजें बहुत हद तक दुरुस्त इस बार इत्तेहाद के मुताबिक उनके फेवर में गई है। वोट शेयर कुछ एक रियासतों में बढ़ा है, ये तो एक बात। लेकिन अब अपने मौजू की तरफ आएंगे। बात मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर की, यूनियन टेरिटरी की। जब चुनावों के नतीजे आए, तमाम स्टेट्स और यूटीज की बात हो रही है, अपने मेहमानों के पास भी थोड़ी देर में चलेंगे, मगर जम्मू कश्मीर के इंतखाबी नताइज नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी बराबरी पर है। आजाद उम्मीदवार या आप कह सकते हैं अवामी इत्तेहाद पार्टी के इंजीनियर रशीद कल से लगातार जो कवरेज में आप देख रहे थे वो जीत गए, लेकिन बीजेपी के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुख्तलिफ हिस्सों में बहुत सारे एरियाज में डिलिमिटेशन के बाद, चूंकि 5 मई 2023 को जब रिपोर्ट आई थी उसके बाद यह पहला बड़ा चुनाव था, इस बड़े इलेक्शन पर सबकी नजरें थे। और इस बार जब वोटिंग के प्रोसेस का यानी तकरीबन 60% या कहीं पर 65% के आसपास हमने देखा कि जो काउंटिंग जो वोटिंग हुई थी, टर्न आउट अच्छा होने के बाद काउंटिंग पर सबकी नजरें थी। तो बहुत सारे इलाकों से जो डिटेल्स हम तक पहुंची, पता चला कि वोट शेयर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ यहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का भी बढ़ा है, अगर तमाम तर कोशिशें या एंटी इनकम्बेंसी की बहुत ज्यादा बातें इस बार की गई। साथ साथ तस्वीरें भी दिखाइएगा जश्न की, और तमाम मेहमान जो हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किए हैं स्टूडियो में मेरे साथ डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खुशामदीद कहेंगे आपको। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, वादी कश्मीर आपको लिए चलेंगे। इसके अलावा हमारे साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के लीडरान की तरफ भी थोड़ी देर में चलेंगे। लेकिन ताहिर साहब, मैं शुरुआत आप ही से करूंगा। इन्हीं तस्वीरों को कल से हम देख रहे हैं। हमारे साथ नीलोफर मसूद साहिबा नेशनल कॉन्फ्रेंस से, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ इस वक्त ताहिर सईद साहब भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से ज्वाइन किए हैं, खुशामदीद आपको और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी सईद साहब प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताहिर साहब, फर्स्ट रिएक्शन जरा, एक तो दिल्ली के अंदर जो हलचल हुई है, टेंशन है, परेशानी शायद थोड़ी सी है, 2014 और 19 के जो नतीजे थे यकतरफा सारी चीजें थी, लेकिन आज थोड़ा सा चीजें डगमगाती हुई नजर आई हैं, शायद उसी वजह से मंथन काफी ज्यादा और संजीदगी काफी ज्यादा नजर आ रही है। देखिए आसिफ जी, कल के जो नतीजे भारत देश के अंदर आए हैं और मुझे लगता है भारत देश की हिस्ट्री में पहली बार पार्लियामेंट इलेक्शन में इस तरह के रिजल्ट्स का आना, चाहे उसमें आप भारतीय जनता पार्टी के रिजल्ट्स की बात करो, हमारे अलायंस की बात करो, दूसरे कांग्रेस और उनके अलायंस की बात करो, और ये इस तरह के नतीजे आए हैं। मुझे लगता है कि हमारे नतीजे, अगर जिस तरह से इलेक्शन हो रहा था भारतीय जनता पार्टी वर्सेस ऑल था, और तब भी हमारे नतीजे अच्छे आए हैं। हमारा वोट परसेंटेज पूरे देश में बढ़ा भी है, कुछ जगहों पे हमारी कमी भी रही है, उसके ऊपर भी पार्टी हाईकमांड मुझे लगता है बहुत जल्दी उसके ऊपर कॉल करेगी, मीटिंग्स करेगी, ग्राउंड जीरो पे हम देखेंगे कहाँ क्या वजह रही हैं। लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी बना रही है, नरेंद्र मोदी साहब दोबारा से प्रधानमंत्री बनेंगे और बड़े अच्छे ढंग से सरकार चलाने का प्लान किया जाएगा। और जो कमियां रही हैं, जो वजहात रही हैं, जिस तरह से यूपी में रहा, राजस्थान में रहा और जगहों पे रहा, उन चीज़ों को भी देखा जाएगा। कहाँ कहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ग्राउंड जीरो पे जो वर्कर काम करता है, कहाँ पे कौन सी चीज़ें रही हैं कि इस तरह के हालात बने, इस तरह के रिजल्ट्स आए, जो पार्टी को हमें यकीन नहीं था। लेकिन जब रिजल्ट्स आते हैं और आवाम का जो भी आता है वहाँ से वोट होने के बाद, उसको हमें मानना पड़ेगा। हमने भारत देश के पूरे अवाम का शुक्रिया अदा भी किया है। जो लोग जीते हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हों, उनको भी हमने मुबारकबाद दी, और भी लोगों को मुबारक दी है। तो इस तरह के रुझान आते हैं, रिजल्ट्स आते हैं,
और इनके लिए तैयार ठीक है। भी पॉलिटिकल पार्टीज रहती हैं। जी ठीक है, बाकी मेहमान भी हमारे साथ ज्वाइन किए हैं। नीलोफर साहिबा, मैं आपके पास जरा आऊं, फर्स्ट रिएक्शन दीजिएगा ओवरऑल रिजल्ट्स पर, क्योंकि इन चुनावी नताइज के बाद पहली बार आपसे भी बात हो रही है। ओवरऑल जो तमाम की तमाम 6 की 6 सीटों पर एक छोटा सा कमेंट आपसे भी और सईद साहब से भी। पहले आप जरा नीलोफर साहिबा। देखिए, जहां हम जम्मू से स्टार्ट करेंगे, जम्मू में तो बड़ा ही क्लोज कॉन्टेस्ट रहा। वहां पर बीजेपी के जो दो कैंडिडेट्स थे उन्होंने जीत हासिल की। फिर लद्दाख की जहां बात करते हैं, वहां पर हमारे कैंडिडेट जो इंडिपेंडेंट उठे थे उन्होंने वहां पर अपनी जीत दर्ज कराई। बदकिस्मती से नॉर्थ शुमाल की जो सीट थी वो हमने लूज की। एक मार्जिन भी रहा वहां पर, लोगों का क्या मैंडेट है हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं शायद हमें ही कहीं खामियां रही है कि हम टाइमली उस चीज को एंटिसिपेट नहीं कर पाए कि किस तरीके से कहां पर क्या करना चाहिए था। शायद वो एक वजह रही हमारे लूज होने की। और साथ में जहां पर आपने देखा कि इंजीनियर रशीद का उसका जो सपोर्ट था डीएपीए का था, और साथ में जिस तरीके से एक नैरेटिव, एक सेंटिमेंटल वोट हासिल करने की कोशिश की गई, उसमें वो कामयाबी रहे। जहां तक अब श्रीनगर या अनंतनाग का ताल्लुक है, उसमें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़ी ही उम्दा कारकर्दगी से वो दोनों सीटें हासिल की है। इंशाल्लाह वो होपफुल की जो सेंटर है वहां पर जो कांग्रेस है, इंडियन ब्लॉक है, उसकी हुकूमत के लिए वो कोशिशें कर रहे हैं, और हो सकता है कि वो कोशिशें कामयाब भी हो जाए, क्योंकि हर कोई डेमोक्रेसी में कोशिश करता है कि उसकी सरकार आ जाए। जी, तो वी हैव टू वेट एंड वॉच, देखते हैं कि आगे कैसे क्या हो जाए। ठीक है। ताहिर सईद साहब भी मेरे साथ हैं। सईद साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी जुड़ने के लिए हमारे साथ। ओवरऑल जो हमने एग्जिट पोल दिखाया था, नतीजे उसी के बिल्कुल आसपास रहे, लेकिन जो परफॉर्मेंस आपके कैंडिडेट्स की रही, स्पेशली वादी कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर आप इंडिया अलायंस के कैंडिडेट्स को सपोर्ट कर रहे थे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी मुतमयन है जो परफॉर्मेंस रही है या जो नताइज हैं उस पर ओवरऑल आपका रिव्यू या रद्देमल आपका अगर मैं जानना चाहूं तो वो क्या है, खास तौर से कश्मीर प्रोविंस के अंदर जहां पर आपके तीनों जो कैंडिडेट्स थे वो काफी पीछे रह गए कल के नताइज में। सईद साहब, ताहिर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ताहिर साहब जरा अनम्यूट कीजिएगा, आपकी आवाज बंद है। वीडियो को अनम्यूट कर लीजिएगा ताहिर साहब। चलिए जरा उनसे जब तक दोबारा राब्ता हो पाए, एक चीज मैं आपसे भी जानना चाहूंगा एडवोकेट साहिबा, ये वैसे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए अच्छी खबर 2 सीटों से, लेकिन तीसरी सीट जो आप रिटेन करना चाह रहे थे नहीं हो सकी, ये किस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस देख रही है? क्योंकि पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट तो है ही, और दूसरा बहुत सारे सवालात उठे थे जब नॉर्थ कश्मीर को उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से चुना गया था, कहा गया था कि श्रीनगर छोड़कर वो नॉर्थ दूसरी जगह चले गए, जो अगराजो मकासद थे, जिस मकसद से वहां पर गए थे, क्या वहां पर दूसरी पार्टी को जो रोकने की बार बार वो बात कर रहे थे कि बीजेपी को रोकना है, इसी मकसद से गए थे, या जीत भी एक टारगेट उनकी थी जो बदकिस्मती से हुई नहीं? एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी पीसी में, जिसमें उन्होंने एक ये कहा कि ये टूरिस्ट है, यहाँ पर क्यों आया है। तो जो वो नैरेटिव उनका था वो तो ऑलरेडी डिफीट हो गया है, क्योंकि वो 3rd नंबर पर वो पार्टी आई हुई है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो 2nd नंबर पर आई। लाखों की तादाद में उनके हक में भी वोट पड़े, तो वो नैरेटिव जो था वो लोगों ने ही डिफीट किया। अब एक जो बीच में ही वो एक सेंटिमेंटल वोट आ गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग, खसूसन यहाँ के लोग जो है वो सेंटिमेंटल है, जिसकी वजह से वो एक सेंटिमेंटल वोट जो था, जब उसके बच्चे निकले, किसी ने रोना स्टार्ट किया, किसी ने कुछ किया, लेकिन असल हकायक जो थे, जमीनी हकायक, कि किस तरीके से एक इंसान जो आजाद है वो उसको रिप्रेजेंट बेहतर तरीके से कर सकता था, शायद उस नैरेटिव को जो जनरेट हो गया, हम उसको सही तरीके से उसको डिफीट नहीं कर पाए। तो खामियां रही है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैंडेट जो लोगों का है हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं। तो इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा जमीनी सतह पर लोगों के साथ जुड़ी हुई है, आइंदा भी जुड़ी रहेगी। सही, ठीक है। मैं जरा दोबारा लौटूंगा आपके पास। सईद साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? चलिए, इरफान मनहास साहब अगर हैं हमारे साथ तो जरा वो भी दे दीजिएगा।
ताहिर साहब, ओवरऑल में अगर आप पूछूं, बीजेपी ने क्या खोया क्या पाया इन इंतखाबात से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे लगता है हम जीते हैं। हमारी जो उम्मीदें थी उतनी सीट्स नहीं आई। हम 370 का आंकड़ा लेके चल रहे थे। अच्छा, ताहिर साहब हमारे साथ हैं पीडीपी से, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। ताहिर साहब से जरा एक रिएक्शन है। ताहिर साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है? ताहिर सईद साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? वीडियो को जरा म्यूट कर दीजिएगा, शायद आप तक आवाज पहुंच रही होगी लेकिन जवाब नहीं आ रहा। ये ठीक कीजिएगा जल्दी से। ताहिर साहब जी, आप कंटिन्यू करें। मैं आपको कहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी का एक नारा था हमारे 400 पार का, लेकिन प्रधानमंत्री साहब ने कहा था हम 370 तक का हमारा अपना टारगेट है और हमारा अलायंस डाल के हम 400 को पार करेंगे। वहाँ तक हम ना पहुँच पाए। उसमें बहुत सारी जगहों पे हमारी कमियां रही हैं ग्राउंड के ऊपर, इसीलिए इस तरह के नतीजे आए हैं और पार्टी ने इस चीज़ को हाईकमांड ने भी माना है। लेकिन तब भी हमारा अच्छा रिजल्ट रहा है और अलायंस को लेके हम सरकार बनाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस टाइम पे दिल्ली में मीटिंग्स चल रही हैं और मुझे लगता है कि 1.5-2 घंटे तक बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आने वाले दिनों में 8 तारीख को शायद हम शपथ का भी जो प्रोग्राम होगा वो भी होगा। लेकिन जो कमियां रही हैं उन कमियों को ठीक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी हाई कमांड उसके ऊपर काम करना शुरू कर देगी। कहाँ कहाँ क्या चीज़ें रहीं, कैंडिडेट सिलेक्शन में प्रॉब्लम रही है या ग्राउंड के ऊपर हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ टच में नहीं रहे, कार्यकर्ताओं की नाराज़गी रह सकती है। इस तरह के बहुत सारे इश्यूज और बहुत सारी चीज़ें सामने आना हाईकमांड के सामने शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि जो संगठन का काम हमारा होता है बड़े अलग ढंग से होता है। उसमें बहुत सारे लोग की नाराज़गियाँ, बहुत सारे लोगों की शिकायतों की चीज़ों का पता चलना शुरू हो चुका होगा हाईकमांड को। उन चीज़ों को ठीक किया जाएगा। संगठन एकदम फिर दोबारा से एक साथ होकर हम लोग काम करेंगे और आने वाले टाइम पे जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो पार्टी बहुत सारी चीज़ों को बारीकी से देखती है, गहराई से देखती है, ग्राउंड जीरो पे देखती है। अच्छा, मैं बाकी सीटों के मुतालिक भी जहां पर आप लड़ नहीं रहे थे वहां पर भी मैं आपसे पूछूंगा जरूर। ताहिर सईद साहब हमारे साथ है। ताहिर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल जी, आपकी आवाज अब आ रही है, जरा कंटिन्यू कीजिएगा। मेरा सवाल था कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इन नताइज से या जो कैंडिडेट्स की परफॉर्मेंस रही मुतमईन है? देखिए, जो कल जो पार्लिमानी इंतखाबात के नताइज आए, आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि 2018-19 के बाद अगर सबसे ज्यादा निशाना किसी पॉलिटिकल पार्टी को बनाया गया दिल्ली की तरफ से तो पीडीपी थी। हमारे लीडर्स को डिफरेंट एजेंसीज के जरिए, दोस्त दबाव के जरिए पार्टी से निकलवाया गया और जो खमियाजा हमने भुगता, अपने तकरीबन 42 के करीब हमारे लीडर, MLA, MPs, मिनिस्टर जो हैं वो पार्टी छोड़कर चले गए। उसके बाद ये एक बहुत बड़ा इलेक्शन था, तो जाहिर सी बात है कि हमारी जो परफॉर्मेंस थी उसमें कुछ ना कुछ तो कमी आनी जरूरी थी। लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा इस इलेक्शन में किस तरह से हमारे वर्कर्स को हरास किया गया, हमारे वर्कर्स को, हमारे पोलिंग एजेंट्स को जेलों में बंद कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि ये इलेक्शन पीडीपी वर्सेस ऑल था। एक तरफ सब पार्टियां थी और एक तरफ पीडीपी लड़ रही थी। तो पीडीपी वर्सेस ऑल के इसमें जो पीडीपी का जो वोट शेयर है वो भी बहुत बढ़ गया है और पीडीपी ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है, हाँ हमें थोड़ी मायूसी जरूर हुई कहीं ना कहीं, जहां हम कहीं एक्सपेक्ट ज्यादा करते थे। लेकिन हमें इस चीज का भी बड़ा एहसास है कि जिस माहौल में हमने इलेक्शन लड़ा, जिस हमारे पास जो लिमिटेड जो रिसोर्सेज थे वो भी हमारे मद्देनजर है। लेकिन उसके बावजूद भी 5 लाख 5.5 लाख के करीब हमारा टोटल वोट हुआ है इस इलेक्शन में। तो हमारे लिए वो हौसला अफजा है। हाँ, हम पार्टी सतह पर इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। पार्टी सतह पे हम बात कर रहे हैं और आने वाले दिनों में पार्टी की मीटिंग भी होगी जिसमें ये देखा जाएगा कि कहां पर क्या कमी रही और कहां पर कमी को दूर किया जा सकता है। तो ताहिर साहब, अगर चीजें वक्त से पहले, शायद ये इंट्रोस्पेक्शन जिसकी आप बात कर रहे हैं, या अगर शायद वक्त से पहले होती, जो एन मौके पर चीजें आप और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ठीक नहीं कर पाए, क्या हम उसका भी एक नतीजा ये माने, चीजें सेट ना बैठना, वोट काफी तकसीम हो गया, नतीजा ये कि एक जगह आप तीसरे नंबर पर? हमने पहले भी कहा था, हम तो पहले से इस चीज के हक में थे कि हमें एक होकर इत्तेहाद में लड़ना चाहिए, क्योंकि 2019 के बाद रियासत के हालात कुछ और डिमांड करते हैं। हमारा तो पहले से ही था। लेकिन आपने खुद देखा कि उमर साहब ने किस तरह का रवैया इख्तियार किया
किस तरह से उन्होंने जो उमर साहब का रवैया रहा, जो उमर साहब की एरोगेंस रही, उसके नतीजे उसका खमियाजा तो खैर बहरहाल कर उमर साहब ने खुद भी भुगता कि वो उसी एरोगेंस का नतीजा था। तो लेकिन उसके बावजूद हमारे लिए ये है कि एज ए पार्टी अगर हम बात करें, हम एज ए पार्टी, मैंने आपको कहा कि महबूबा मुफ्ती साहिबा ने अपने चंद साथियों को साथ लेकर एक सिंगल हैंडेडली एक कैंपेन चलाई है। चाहे वहीद रहमान परा थे या हमारे नॉर्थ से मीर मोहम्मद फयाज साहब थे, वो लास्ट में आए ज्वाइनिंग, उनको जब उनको मैंडेट मिला उससे चंद दिन पहले उन्होंने ज्वाइन किया था, उनको भी पूरी तरह से काम करने का मौका नहीं मिला। लेकिन ओवरऑल जो हम तवक्का करते थे, शायद तवक्का के ऐन मुताबिक नहीं है, लेकिन उतनी भी मायूसी भी नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि पीडीपी ने जो दोबारा से जो शुरुआत की है, बहुत अच्छी शुरुआत हमारी रही। लेकिन नॉर्थ में क्या हो गया? 2019 के वो जो 52-53 हजार के आसपास कयूम साहब ने वोट लिए थे, इस बार मुझे लगता है 50 से 55% वोट लिया, लेकिन ये 40-45%, ये तो बहुत बड़ा लॉस है आपके लिए। नहीं, देखिए मैं आपको नॉर्थ की बात ये, आप देखिए नॉर्थ में इंजीनियर रशीद साहब का जो नैरेटिव रहा, वो दैट वाज टोटली डिफरेंट। मतलब आप देख लीजिए कि इस पूरे कंटेस्ट में, हालांकि पहले से था कि नॉर्थ में हमारी पोजीशन वीक है, सबसे ज्यादा नुकसान तो हमें नॉर्थ में ही हुआ है पार्टी को जी। नॉर्थ में जितने भी टॉप लीडर्स हमारे थे, उनमें से तो एक भी मौजूद नहीं था ग्राउंड पे आज के टाइम में। लेकिन और दूसरी तरफ से इंजीनियर रशीद साहब जिस नैरेटिव के साथ, जिस बयानिए के साथ उन्होंने इलेक्शन लड़ा, उसमें आपने देखा कि कल तो वोटिंग कंप्लीटली वन साइडेड हुई, और पीडीपी का भी जो हमारा जो कोर वोट बैंक है, वो भी कल वो वाला वोट भी कल जो है वो शिफ्ट हो गया है टुवर्ड्स इंजीनियर रशीद साहब का। क्योंकि शायद एक फैक्टर ये भी रहा होगा कि हमारे जो वोट बैंक का, कि शायद पीडीपी की कमजोरी उनके नजर में थी कि शायद आज के बाद पीडीपी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नॉर्थ में नहीं है, तो वो भी एक रीजन है। दूसरा जो नैरेटिव बना था इंजीनियर रशीद साहब का जो बयानिया था, तो वो भी एक वजह रहा। कल इंजीनियर रशीद, आपने तो नॉर्थ का कल नतीजा देखा जी। नॉर्थ में तो मुझे लगता है कि नॉर्थ में तो बहस की गुंजाइश ही नहीं है कि नॉर्थ में ये जो आपने बयानिए वाली बात की, मैं मैडम से भी रिस्पॉन्स इसी पे चाह रहा हूं। आप उनके शायद कुछ सवाल का भी जवाब देना चाह रही थी। दूसरा, ये जो सईद साहब कह रहे हैं, आप इससे मुत्तफिक हैं कि ऐसा बयानिया जिसमें पीडीपी और पीसी तो गई, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी डूब गई वहीं पर? मैडम देखिए, जो ताहिर साहब ने कहा, मैं उनसे डिफर करती हूँ। उन्होंने कहा कि ये एक एरोगेंस थी जिसका खमियाजा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने निकाला था। एरोगेंस तो इन लोगों की थी। अगर ये अपने आंकड़े प्री कॉन्स्टिट्यूंसी में देखेंगे, शायद वो 2000 के आर पार उन्होंने कहीं किया ही नहीं है। अगर आप बारामूला की बात करेंगे, 1400 वोट उन्होंने बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में, और जब आप ओवरऑल देखते हैं 27,000 वोट उन्होंने टोटल ले लिए हैं कॉन्स्टिट्यूंसी में। चाहे वो एड उमर साहब के अकाउंट में हो जाते या माइनस भी करते, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। और इन्होंने खुद अभी रियलाइज किया कि जो इनका वोट बैंक है वो शिफ्ट हो गया इंजीनियर रशीद की तरफ। तो ये एक सेट कॉन्स्पायरेसी, जब अमित शाह जी यहाँ पर आए तो टेबल ही चेंज हो गई। शायद ये सेट कॉन्स्पायरेसी के तहत ही, चाहे वो पीसी का वोट था, चाहे वो अपनी पार्टी का वोट था, चाहे वो डीएपी का वोट था, चाहे वो बीजेपी का वोट था, चाहे वो यहाँ तक कि पीडीपी का वोट था, वो सारा वोट बैंक जो इनका था वो एक तरफा चला गया। शुमाल में आपने अगर देखा होगा, ये वन वर्सेस ऑल था, ये पीडीपी वर्सेस ऑल नहीं था। कल तक तो आप कह रहे थे कि ये पीसी को सपोर्ट किया जा रहा है, आज पूरी तरीके से आपके सुर तब्दील हुए हैं। आसिफ साहब मुझे एक बात करनी, नहीं, सपोर्ट किसका था? अगर आपको अमित शाह साहब आए थे। आपने ये जो बात कही, मैं इसी के मुतालिक पूछ रहा हूं। कहा कि मेरा जीतना जरूरी नहीं है, बल्कि उमर साहब का हारना जरूरी है। वो एक इशारा था उनके अपने लोगों के लिए कि आप भाई वोट अगर ट्रांसफर भी करते हैं, आप अगर इंजीनियर को जिताते भी हैं, लेकिन हारना जरूरी है उमर साहब। अच्छा, एक जी, तो इन चीजों से और एतराफ भी किया यहाँ ताहिर साहब ने कि इनका वोट बैंक भी जो है, जो अपना कैडर होता है, वो शिफ्ट कभी नहीं होता है जब तक कि उनको कोई वारंट नहीं होगी, भाई आपने इस डायरेक्शन के हिसाब से चलना है। जिस डायरेक्शन, जैसे उनको डायरेक्शन थी, उसी डायरेक्शन के हिसाब। और साथ में जो उन्होंने एज ले लिया, वो एक इमोशनल वोट बैंक हमारा, जो हमेशा से एक्सप्लॉइट होता जा रहा है, उसको उन्होंने फिर से एक्सप्लॉइट किया है, और आने वाला वक्त भी ये साबित कर देगा। लेकिन फिर भी हमें खुद भी इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं हमें भी खामी आ रही है। ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँ कि मैं वोट, लेकिन आप बारामूला का भी जिक्र कर रही हैं। मुझे जहां तक याद है, जब उमर साहब वहां पर जलसा कर रहे थे, तो मुझे पठन के बाद सबसे बड़ा जलसा जब आप लोगों की तादाद देख रहे थे उस हिसाब से लगा। लेकिन उस दिन भी आपके पार्टी लीडर्स से जब सवाल पूछा गया कि क्या ये वोट बैंक में कन्वर्ट होगा या नहीं,
तो थोड़ा सा बयानात में तजाद था, आज वैसा ही हुआ। बारामूला से नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्या हो गया? आपके पार्टी लीडर टाउन के अंदर भी, टाउन के बाहर भी काफी एक्टिव थे, और फिर जो आपके अपने पॉकेट्स थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वहां तो पहले बहुत मजबूत थे आप, और इस बार भी लग रहा था। लेकिन अचानक से क्या हो जाता है कि आप सैकड़ों में और इंजीनियर साहब हजारों में यहां से वोट्स ले जाते हैं? देखिए असफ साहब, अगर आप टाउन की बात करेंगे, खुसूसन मैं ओल्ड टाउन सिविल लाइंस वगैरह की बात करूंगी, अगर आप उनके आंकड़े चेक करेंगे, जो हमेशा से बाइकॉट में थे, उनका जो वोट है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ चला गया है। वो एरियाज जहां पर जो बॉर्डर एरियाज हमारे आ जाते हैं, खुसूसन मैं उनकी बात करूंगी, चाहे वो बारामूला के साथ है, चाहे वो उड़ी आपका एरिया आ जाता है, चाहे वो बांडीपोरा के साथ है या कुपवाड़ा एरियाज पे, उस वोट बैंक में काफी डैमेज हो चुका है। उसमें क्या वजह है, क्या वजूहात है, उसमें पार्टी भी जाएगी। तो खुसूसन मैं ये कहूंगी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ एक मुद्दा ही बन गया था कि उमर साहब जहां उठे हैं, इसको हराना है। इट डज नॉट मैटर कि कौन वोट कहां से आता है, किस पार्टी का आता है, बट दे हैड मेड इट अ पॉइंट ऑफ प्रेस्टीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट ही हैज प्रोड्यूस्ड, और उन्होंने वो कोशिश की जिसमें वो कामयाब हुए। अच्छा ठीक है, मैं जरा ताहिर साहब से भी एक रिएक्शन ले लूं, इधर हमारे साथ स्टूडियो में भी है। ताहिर साहब, बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ या पीडीपी के खिलाफ भी बड़ी कैंपेन छेड़ी कि खानदानी सियासत से बचना है, रिवायती सियासत से हटना है, और जिन लोगों को आप सपोर्ट कर रहे थे उनकी तो जमानतें जब्त हो गई। तो वही मैं पूछ रहा था कि आपने क्या खोया क्या पाया? नहीं, आप थोड़ा सवाल से बच रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने पाया है, खोया नहीं हमने। भारतीय जनता पार्टी जिस चीज़ को लेके जम्मू कश्मीर में चली थी, परिवार का जो एक सिस्टम है, परिवारवाद को हम उसको ख़त्म करना चाहते हैं, कश्मीर में नई लीडरशिप देखना चाहते हैं, और उसका आपने जवाब भी कश्मीर के अवाम ने दे दिया। चाहे आप रजौरी अनंतनाग की सीट देखो, चाहे बारामूला की सीट देखो, वहाँ उमर अब्दुल्ला साहब को शिकस्त का सामना करना पड़ा, यहाँ महबूबा मैडम जी को करना पड़ा। अच्छा, आपके साथ ही नहीं जीते आप इसलिए खुश नहीं हैं या आप दो चीफ मिनिस्टर्स हार गए इसलिए खुश हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का तरीका था, जिस चीज़ को हम लेके चल रहे थे, उसमें हम कामयाब हुए हैं। दोनों फॉर्मर सीएम हारे हैं और कश्मीर के अवाम ने इस चीज़ का जवाब दिया है। बीजेपी इसी से खुश है? नहीं, मेरी बात सुनिए। कश्मीर का अवाम खुश है क्योंकि उन्होंने इन लोगों को हराया है, और वो इन लोगों से खुश नहीं है। चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की जाए, चाहे पीडीपी की बात की जाए, कश्मीर में लीडरशिप की कमी नहीं है। देखिए, आने वाले टाइम पे आपको नए चेहरे दिखेंगे। नए जो चेहरे जब सामने आएंगे, वो ज़मीनी सतह पे उनको सब कुछ मालूम है कि कश्मीर पिछले 30 साल से किन चीज़ों से जूझ रहा है, कश्मीर का आम इंसान किस चीज़ से तकलीफ में रह रहा है, कश्मीर के आम इंसान ने की कौन सी चीज़ें सही हैं पिछले 30 साल में। इन लोगों ने तो सियासतें चलाई हैं, इन लोगों ने तो इलेक्शनें जीती हैं, इन लोगों ने तो ये जो सारे आप प्लानिंग कर रहे थे, साउथ टू नॉर्थ, सेंट्रल कश्मीर, ये हम असेंबली इलेक्शंस की तैयारी समझें, या यहाँ तक आपको अगराज़ मकासद आपकी ये थे कि बस चीफ मिनिस्टर हार जाए, हमारा काम हो जाए? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड जीरो पे काम करती है। हमारा कार्यकर्ता कश्मीर में काम कर रहा है, हम लोग काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जब असेंबली इलेक्शन आएगी उस दिन मुझे लगता है हम दोबारा इस चीज़ का। लेकिन ये जिन लोगों को आपने सपोर्ट किया उनको तो रिजेक्ट कर दिया पब्लिक। देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं सियासत में, बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं, और कहीं ना कहीं हम अपने काम में कामयाब हुए हैं। ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं। चलिए, ताहिर साहब के पास में जरा जाऊं। ताहिर साहब, आप नॉर्थ कश्मीर की तो आप बात कर ही रहे थे, लेकिन जब आप साउथ की तरफ आते हैं या फिर सेंट्रल कश्मीर को देखते हैं, यहां से दो नहीं कम से कम एक की तवक्का तो महबूबा मुफ्ती के अलावा तमाम पार्टी वर्कर्स को, लीडरों को थे, और मैसिव कैंपेन चली। वहीदुर रहमान जब बाहर आए, जेल के अंदर रहकर भी उन्होंने चुनाव जीता, जब बाहर आए तो काफी ज्यादा भीड़ उनके साथ थी। लेकिन चूक कहां पर हुई, क्या महसूस होता है जब तक आप मीटिंग्स में जाएंगे, चीजों को दोबारा देखेंगे, मुशाहिदा करेंगे सूरत हाल का कि गलतियां कहां से हुई? आज क्या महसूस हो रहा पार्टी काडर को? शायद बात बन सकती थी अगर इत्तेहाद पर मजीद जोर दिया जाता, शायद मनवा लिया जाता, या फिर अपनी जगह कोई और ऑप्शन भी बचता था कि पीडीपी का भी कोई उम्मीदवार जीत कर आता, कम से कम 3 नहीं 1 पर जरूर कामयाबी हासिल हो सकती थी। देखिए, सबसे पहले तो नीलूफर साहिबा ने अभी जो बात की, मैं नीलूफर साहिबा, आपने शायद मेरी बात को समझा नहीं। मैं बात नैरेटिव की कर रहा था। अगर आपको ये जरूरी नहीं है कि पीडीपी के 30,000 या 35,000 वोट जो हमको मिलेंगे उससे कोई फर्क पड़ता या नहीं पड़ता। अगर किसी चीज से फर्क पड़ती तो वो नैरेटिव से फर्क पड़ती। मैंने वही कहा कि इंजीनियर रशीद साहब का जो बयानिया था, उस बयानी इंजीनियर रशीद साहब अपने नैरेटिव, अपने बयानिए की वजह से जीत गए। और दूसरी बात यह है कि जो आपने न्यू वोटर की बात की, पीडीपी का जो कोर वोटर है वो न्यू वोटर ही है। असल में जो मैंने कहा कि वोट शिफ्ट हुआ है, पीडीपी का असल वोटर जो है वो न्यू वोटर ही है, जो आज की तारीख में नॉर्थ कश्मीर में शिफ्ट हो गया है।
जहां तक आसिफ साहब आपके सवाल का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि जिन हालात में हमने चुनाव लड़ा, हमारे पास बहुत ही लिमिटेड वसाइल थे, हमारे पास हालात भी हमारे हक में नहीं थे, जिस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूंसीज की डिलिमिटेशन भी की गई थी, ये सब चीजें हमारे हक में नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से, जिस जोश जज्बे के साथ एज ए पॉलिटिकल पार्टी पीडीपी ने मैदान में मुकाबला किया, मैं उसके लिए समझता हूं कि हमारे तमाम वर्कर या हमारी जितनी भी लीडरशिप है, खासकर पार्टी की सदर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा, वो उनका रोल काबिल तहसीन है। आप समझ लीजिए कि जहां पर इतना ज्यादा दोष दबाव वाली पॉलिसी थी, जहां पर आपके पोलिंग एजेंट्स को शाम के वक्त गिरफ्तार किया जाए, जहां पर मीडिया को बुलाया जाए पुलिस थानों में कि आपने पीडीपी को कवरेज क्यों दी, ऐसी सिचुएशन में अगर आप अपनी एक स्पेस क्रिएट करते हैं, देखिए पीडीपी का ये रिसर्जन से हम दोबारा से मैं समझता हूं कि ये आहियाई नव है, उर्दू में जो लफ्ज के लिए आहियाई नव है जी। ये असर नव हम अब मैदान में आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जितनी भी हमारी लीडरशिप थी, 20 साल की बनाई हुई जितनी भी लीडरशिप थी हमारी, उसमें से 90% लीडरशिप आपके साथ आज की तारीख में नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी आप 5 लाख वोट लेते हैं सिर्फ आपकी लीडरशिप के बलबूते पर। मैं समझता हूं कि ये तो हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। अच्छा सईद साहब, इस दौरान वोट तो काफी पड़े आपको, साउथ में भी काफी पड़े, सेंट्रल कश्मीर में भी बहुत मायने एक वोट का होता है, आपने तो लाखों में वोट भी लिए। लेकिन वो जो एक बयानिया था या 370 को लेकर जो मौक़िफ़ आपका था, जिस तरीके से पब्लिक में मैसिव कैंपेनिंग के दौरान भी हमने महबूबा मुफ्ती साहिबा को 370 पर ज्यादा बात करते हुए देखा, लगता है कि उस बात को कबूला गया है अवाम के दरमियान या पब्लिक डोमेन में रिजेक्शन हुआ कहीं? आसिफ साहब, जहां तक देखिए दोनों सीट्स पर जो मुझे लगता है कि चाहे वो सेंट्रल कश्मीर की सीट हो या साउथ कश्मीर की अनंतनाग रजौरी की सीट हो, मुझे लगता है कि वहां पर हावी जो है पीर मरीदी ज्यादा रही। लोगों ने सियासत से ज्यादा वहां पीर मरीदी को तरजीह दी कि पीर साहब हैं तो पीर साहब के तई जो एहतराम है, अकीदत है, तो शायद उस अकीदत के लिए, उस एहतराम में वोट दिया गया, न कि ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास कोई बयानिया था जिस बयानिए को आप कहेंगे कि उनको वोट मिला है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बयानिए को वोट मिलता तो फिर उमर साहब भी जीत गए होते। ठीक है, पीर मरीदी को वोट मिला है और जहां जो रुल्ला साहब को भी अपने उसी बलबूते, अगर आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूंसी, अगर आप वोटिंग का पैटर्न देखेंगे, उमर अब्दुल्ला साहब को जो मैसूर लीड्स मिली है वो उन्हीं इलाकों में मिली है जहां उनकी अपनी पीर मरीदी का ज्यादा असर रहता है। ठीक है, मैं जरा जवाब आपकी बात का नीलोफर साहिबा से ले लूं, एक मुख्तसर जवाब दे दीजिएगा, एक मुख्तसर जवाब। 370 वाला जो मैंने पूछा था, शायद वो लाइन आपने जो टच की थी वो काम नहीं कर पाई इस बार। देखिए मैडम मैं आपके पास आ रहा हूं, बस एक जवाब। देखिए 370 के बारे में तो उसमें तो हमारा तो वाज़ेह मौक़िफ़ है। ठीक है, वो कब मतलब उस चीज को तो हम बार बार जो 370 के बाद जो हालात हुए उन हालात पर तो हम मुसलसल बात करते हैं और हम मुसलसल बात करते रहेंगे। मैंने आपको वही कहा कि लोगों ने, अवाम ने जो है, जो वोटर जो कॉन्स्टिट्यूंसी जो बनी है, कॉन्स्टिट्यूंसीज में मेजॉरिटी जो है उन्होंने, लोगों ने जो उन्होंने कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट दिया, उन्होंने पॉलिटिकल सियासी बयानिए से ज्यादा मरीदी को तरजीह दी। ठीक है मैडम, जरा इस पर जवाब दे दीजिएगा, उसके बाद मैं ताहिर साहब से लास्ट रिएक्शन लूंगा। जी देखिए, हाईली कंडेमनेबल स्टेटमेंट है जो ताहिर साहब दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि खाली पीर मुरीदी की बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। उनका एक अपना स्ट्रक्चर है और उन्होंने इसके बगैर भी कितनी बार यहाँ पर वोट हासिल किया है और जीते हैं, एमएलए रह चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो ये कह रहे हैं कि उन पॉकेट्स में हमें वोट मिला है जहाँ पर पीर मुरीदी है। उनके अपने काम से लोग जब खुश हैं, उसी वजह से, और उनके अपने तरीके से, अपने बिहेवियर से लोग खुश हैं, इस वजह से उन्होंने वो वोट हासिल किया। और जो नैरेटिव नेशनल कॉन्फ्रेंस का था, अगर वो काम 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज में कर गया, एक में कहीं ना कहीं कमी रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे जो वर्कर्स थे उन्होंने अंडर स्ट्रेस काम किया। अभी 5 बजे नहीं होते थे, अगर परमिशन होता था तो 4:30 बजे हमें वो माइक अचीव की जाती, उसमें कोई शक नहीं है। परमिशनों के पीछे हमें दौड़ना पड़ता था, एक फ्लैग के लिए हमें इसी ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे कि हमें फ्लैग लगाना है गाड़ी में, हमें किस तरीके से करना है। तो वो सेट प्रोसीजर जो था वो एक खुसूसन एक तंजीम के लिए इन्होंने किया जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। अदरवाइज
रातों को भी लोग निकले जिन्होंने कैंपेनिंग की, उनके लिए कोई ऐसी परमिशनों का कोई ऐसा कुछ स्टॉपेज उन्होंने रखा नहीं। जो चीजें थी, जो बंदिशें थी, वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए थी। साथ में मैं इसमें भी नहीं जानना चाहूंगी कि अगर यूएपीए के लोग जो है उनको आप फैसिलिटेट कर रहे हो इलेक्शन लड़ने के लिए, अच्छी बात है, डेमोक्रेसी में आ जाए, लेकिन वही रवैया आप दूसरे लोगों के साथ भी कीजिए जो यूएपी में है, जिनको आप ये कहकर नौकरियां नहीं दे रहे क्योंकि उनके एक खानदान में कोई स्टोन पेल्टर है, जिनके प्रॉपर्टीज आप जब्त करते हैं। तो ऐसा ही अप्रोच जो है हर एक उस शख्स के लिए होना चाहिए जो यूएपी में बंद है। अच्छा, मैं चूंकि आप पेशे से वकील भी हैं, मैं एक छोटा सा जवाब आपसे और भी लेना चाहूंगा, फिर मैं ताहिर चौधरी साहब से भी रिएक्शन लूंगा। इस वक्त इंजीनियर साहब जेल में हैं, वो जीत गए हैं, उनके बेटे ने या उनके खानदान में से बाकी लोग गए, सर्टिफिकेट ले लिया। प्रोसीजर क्या रहता है, आइन क्या कहता है कि जो शख्स जेल में है वो कैसे काम कर पाएगा, रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, क्या कवायद ज़वाबित इसके लिए वजह है? देखिए, हाँ, वो बेल भी हासिल कर सकते हैं और टेम्परेरी रिलीज भी हो सकता है, क्योंकि पिछले जो रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है उसमें कोई पाबंदी नहीं है। आप लॉ में बेल ले सकते हैं, टेम्परेरी पीरियड के लिए या पैरोल के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं ताकि वो ओथ ले लें। उसके बाद तो वापस जेल में ही जाना है, जहां पर उनके लिए काफी डिफिकल्टीज होगी। जो फंड आता है किस तरीके से उसको यूटिलाइज करना है, क्योंकि उनके रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू ही उनको चलना पड़ेगा। जो कम्युनिकेशन गैप रहेगा लोगों के बीच में, अगर पार्लियामेंट में जाना वो जा नहीं सकेंगे तो वहां पर वो एक कम्युनिकेशन गैप भी रहेगा। वही मैं पूछ रहा था, उनके बिहाफ पे कोई काम कर सकता है, जिस आवाज कोई स्पेस है? नहीं, वो पार्लियामेंट वो नहीं जा सकते। ममानत है उसके लिए ये है कि वो ओथ ले सकते हैं, टेम्परेरी बेसिस पर उनको गवर्नमेंट पैरोल पर छोड़ सकती है या भी। ठीक है, ताहिर सईद साहब जल्दी से एक चीज फाइनली बता दीजिएगा, ये रिजल्ट्स, ये इंतखाबात जो कंक्लूड हो चुके हैं, सारी चीजें पुरअमन रही, कुछ चीजें बीच में गड़बड़ हुई जो आपने देखी, दाएं बाएं मुशाहिदा किया सारी सूरत हाल का, ओवरऑल एंड पे मैं पूछूंगा इसका मायने नताइज का और इंतखाबात का, असेंबली इंतखाबात से ठीक पहले पीडीपी के लिए क्या है? देखिए, हमारे लिए तो मैंने आपको पहले भी कहा, हमारे लिए तो नताइज हौसला अफजा भी है, और हमारे लिए मैं ये भी दावत देते हैं कि हमें और इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा और सोच विचार करना पड़ेगा कि आइंदा जो इंतखाबात होंगे हमें किस तरीके से, क्या स्ट्रेटजी और किस बयानिए के साथ और किस स्ट्रेटजी के साथ हमें इंतखाबात में जाना चाहिए। आज के इंतखाबात से एक बहुत बड़ा लेसन जो है वो यही है। और लेकिन आज के इंतखाबात का एक बहुत बड़ा जो मैं पार्टी की लेवल पर समझता हूँ कि मैं कहता हूँ कि पीडीपी का अहया ये नौ हो गया है। पीडीपी एक बार फिर दोबारा जिंदा हुई है, और उन लोगों को जवाब मिल गया है जो लोग ये कहते थे कि पीडीपी ग्राउंड पर नहीं है। उन लोगों को जवाब मिल गया है कि ग्राउंड पर अगर किसी पार्टी के साथ उनका मुकाबला है तो वो फाइनल में पीडीपी के साथ ही और किसी और पार्टी के साथ नहीं। ठीक है, ताहिर चौधरी साहब फाइनल कमेंट। एक तो असेंबली इंतखाबात की चूंकि अब तैयारियां हो ही रही हैं और डेडलाइन भी बहुत करीब आ रही है, अगर हो ही जाते हैं वक्त पर, बीजेपी का आइंदा का लाएमल क्या है? जब वज़ीर दाखिला श्रीनगर पहुंचे थे और अमित शाह साहब के निकलते ही आपके पार्टी लीडरान की तरफ से इस बात की तस्दीक कर दी गई थी कि तमाम 90 की 90 सीटों पर आप अकेले चुनाव लड़ेंगे, या फिर जो इस बार हालत रही, जिस तरीके से जिन लोगों को आपने सपोर्ट किया नॉर्थ के अंदर, सेंट्रल कश्मीर के अंदर, या बाकी बहुत सारे लोगों की जमानतें कल से जो है हम जब्त होते हुए भी देख रहे हैं, ऐसे में कोई सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो सकता है? आप तो एक्सपेक्टेड जवाब हो सकता है कि दिल्ली से चीजें तय होंगी, मगर जम्मू कश्मीर का यूनिट काडर क्या सोचता है? क्या देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का स्पोक्स पर्सन होने के नाते मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है सभी की सभी सीटों पे इलेक्शन लड़ेगी असेंबली की, और बड़े ज़ोर से हम लड़ेंगे, पूरी तैयारी के साथ लड़ेंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि असेंबली की इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट्स आएंगे वो भारतीय जनता पार्टी की फेवर में आएंगे और सरकार भी भारतीय जनता पार्टी जब। अच्छा, जम्मू शहर के दाएं बाएं सतवारी और आसपास के कुछ एरिया से मैं देख रहा हूं बहुत कम वोट इस बार आपको डाले गए, ये नाराजगी वाला जो फैक्टर है कैसे इनको दूर किया जाएगा? 10-10 साल आपके एमपीज रहे, बल्कि अब हैट्रिक का मौका उसी पब्लिक ने दिया है। डिलिमिटेशन के बाद आप पर एक डायरेक्टली इल्जाम लगा कि चीजों को अपने फेवर में करने के लिए अपने साथ जो इलाका जोड़ना था जोड़ दिया गया, उसके बावजूद भी बहुत सारे इलाकों से आपके लिए बुरी खबर है उस वक्त जब सिर्फ 2 या 3 महीने बाकी हैं इलेक्शन का प्रोसेस, अगर असेंबली इलेक्शंस की तरफ जाते हैं। देखिए आसिफ साहब, जब से 370 का जाना, 35A का जाना और एलजी साहब का जम्मू कश्मीर को चलाना, इन चीज़ों के बीच में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इश्यूज़ ग्राउंड के ऊपर आए हैं। हमारे बहुत सारे लोग
लोगों को बड़ी सारी चीज़ों के लिए प्रॉब्लम्स भी आई हैं, बड़ी सारे इश्यूज बने हैं, वो नाराज़गियाँ हैं लोगों के बीच में, लेकिन मुझे लगता है वो परिवार के लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं। बहुत जल्दी पार्टी हाईकमांड इन चीज़ों को ठीक करेगी, लोगों के बीच में हम जाएंगे, जहाँ जहाँ पे भी नाराज़गियाँ हैं उन नाराज़गियों को दूर किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एडवोकेट नीलोफर मसूद साहिबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ताहिर सईद साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, जाती मसरूफियात के बावजूद भी आप हमारे साथ जुड़े। और डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। 5 के पंच में मेरे साथ बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है, लेकिन दिल्ली से जो सारी सूरत हाल इस वक्त हो रही है या मुसलसल सूरत हाल पर हमारी नजर है, हुकूमत साजी की कोशिशें तेज हैं। मीटिंग कुछ देर बाद खत्म होगी और मीटिंग के नताइज क्या है वो आपके सामने रखेंगे। बस कुछ देर का और इंतजार कीजिएगा, क्योंकि हुकूमत बनाने का दावा नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस या जो कौमी इत्तेहाद है वज़ीर आज़म की सदारत में जो काम कर रहा है, वो थोड़ी देर में हुकूमत साजी का दावा पेश कर देगा। पहला इस्तीफा दिया जा चुका, नई हुकूमत नए सिरे से काम करेगी। बस कुछ घंटों में तस्वीर साफ हो जाएगी। हमारे साथ रहिएगा, वक्त छोटे से ब्रेक का है। This program is